नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक नया रंग दिखाऊंगा। ये वो रंग है जो पिछले कई दिन से पर्दे के पीछे था, आज खुलकर सामने आ गया। आज बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा मौलाना तौकीर रजा के नाम पर। तौकीर रजा ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान किया, प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाई, तो बीजेपी ने याद दिलाया ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते हिंदुओं को धमकी दी थी। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने कहा था कि मुसलमान लड़कों को गुस्सा आ गया तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की मुसीबत बन गए नाहिद हसन। अखिलेश यादव ने नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाया था, तो बीजेपी ने याद दिलाया कि वही नाहिद हसन है जिन्होंने कैराना में हिंदू परिवारों का पलायन करवाया था। नाहिद हसन के सारे क्रिमिनल केसेस का पूरा चिट्ठा आज सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के इसी रंग में आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नजर आए। आज अखिलेश यादव ने आजम खान और उनके बेटे पर लगे मुकदमों को फर्जी बताया। आज की बात में हम यूपी की राजनीति के इस बदलते रंग को समझने की कोशिश करेंगे। जो पर्दे के पीछे था वो सामने कैसे आ गया, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तौकीर रजा की बात। तौकीर रजा कोई नेता नहीं है, किसी असेंबली सीट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी आज यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा तौकीर रजा की है। असल में तौकीर रजा ने एक पार्टी बनाई थी, नाम था इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल। दावा यह कि यह संगठन मुसलमानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, उनके इश्यूज पर संघर्ष करता है। मौलाना तौकीर रजा बरेली के रहने वाले हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। प्रियंका गांधी से मिले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देश का सबसे बड़ा सेक्युलर नेता बताया। अखिलेश यादव को मुसलमानों के लिए बीजेपी से ज्यादा खतरनाक डिक्लेयर कर दिया। समाजवादी पार्टी को मुसलमान का दुश्मन बताया और यूपी के मुसलमानों से कहा कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करें। इसके बाद मौलाना साहब चर्चा में आए। समाजवादी पार्टी ने तो तौकीर रजा की अपील को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इलेक्शन में नफरत का रंग खोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वालों को पार्टी में जगह दे रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा तौकीर रजा हिंदुओं को खुलेआम धमकी देते हैं, भारत का नक्शा बदलने की बात कहते हैं और प्रियंका गांधी ऐसे शख्स से इलेक्शन में सपोर्ट की अपील करती हैं। मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। संबित पात्रा की बात इतनी डिटेल में मैं आपको सिर्फ सुनवाई क्योंकि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था। तौकीर रजा ने वो सारी बातें कही जो संबित ने बताई। असल में हरिद्वार में हुई साधु संतों की धर्म संसद के जवाब में तौकीर रजा ने बरेली में 7 जनवरी को मुस्लिम धर्म संसद बुलाई थी। कोरोना प्रोटोकॉल लागू होने के बाद भी बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इस मुस्लिम धर्म संसद में हजारों लोग जुटे। यहां तौकीर रजा ने जो तकरीर की वो वाकई में जहर खोलने वाली थी। हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश थी, दंगा भड़काने की मंशा थी।
तौकी रजा ने कहा था कि वो देश के अलग अलग गांवों में जाते हैं और देखते कि मुस्लिम नौजवानों का सब्र टूट रहा है। उन्होंने कहा अभी तो वो उन्हें समझा देते हैं, लेकिन जिस दिन मुसलमान नौजवान कानून अपने हाथ में लेगा तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को पनाह नहीं मिलेगी। अब फैसला हिंदुओं को करना है। अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव-गांव जाता हूं, बस्ती-बस्ती देखता हूं, मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूट पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बहुत दिन हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई, कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बन गई, ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मौलाना तौकी रजा कह रहे थे अगर मुसलमान नौजवानों ने कानून हाथ में ले लिया तो मैं डरता हूं कि क्या होगा, हिंदुओं को देश में पनाह नहीं मिलेगी। ये किसी मौलाना की जुबान तो नहीं हो सकती, ये किसी राजनेता की जुबान भी नहीं हो सकती। मौलाना तौकी रजा मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद मौलाना की एक तस्वीर प्रियंका गांधी के साथ नजर आई। कांग्रेस ने तौकी रजा को मुसलमानों का बड़ा नेता बताया, आलाए हजरत डिक्लेयर कर दिया। तौकी रजा ने कांग्रेस को अपने संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। लखनऊ में हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से तौकी रजा ने कहा वो तो यूपी में अमन चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को दंगे फसाद से मुक्त रखना है तो फिर समाजवादी पार्टी को हराना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी से अलग नहीं है, दोनों मुसलमानों की दुश्मन हैं। मैंने अपनी पार्टी की कुर्बानी अपने प्रदेश के लिए दी है। अपने प्रदेश में मैं एकता चाहता हूं, अमन चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत चाहता हूं, दंगे फसाद से बचाना चाहता हूं। इसके लिए ये जरूरी है कि अखिलेश यादव से प्रदेश को बचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी से अपने उत्तर प्रदेश को बचाया जाए। इसलिए मैंने कांग्रेस का समर्थन किया है। तौकी रजा नफरत की बात करते हैं, जहर फैलाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने 2009 से लेकर अब तक कई चुनाव लड़े हैं। तो मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया, अब तक उनके उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त होती रही है, लेकिन वो अपने नफरती बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि मौलाना सियासी खेल जानते हैं, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने के पीछे जो वजह बताई वो सुनने लायक है। मौलाना ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह की एक फोटो का जिक्र किया। मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी का आरएसएस के साथ समझौता हो गया है, इसलिए अखिलेश यादव पर भरोसा करना ठीक नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करना ही मुसलमानों के लिए बेहतर होगा। मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए थे मोहन भागवत जी के साथ। अच्छा, तो मोहन भागवत जी के साथ कोई रिश्तेदारी की बातचीत करने नहीं गए थे, उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है। जी। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जितने एमएलए और मिनिस्टर ये लोग जो इधर ट्रांसफर हुए हैं वो उस मीटिंग का नतीजा है। आरएसएस बाकायदा अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए को ट्रांसफर करा रही है समाजवादी की जानिब। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इसलिए हमने तमाम चीजों पर गौर करने के बाद ये फैसला किया कि कांग्रेस ही एकमात्र ऑप्शन है जिसकी हिमायत की जानी चाहिए। अब तौकी रजा जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, असल में वो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू की ग्रैंड डॉटर की शादी की है। इसमें मुलायम सिंह भी पहुंचे थे और मोहन भागवत भी थे, लेकिन तौकी रजा ने उसे जिस तरह से पेश किया, जिस तरह से ट्विस्ट किया,
उससे साफ है मौलाना का दिमाग काफी खुराफाती है। मौलाना के कई ऐसे बयान हैं जिनमें वो मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते दिखते हैं। इसीलिए आज संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने और भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़ लग रही है। दोनों पार्टियां माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। तौकीर रज़ाक की तकरीरें जहरीली होती हैं। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस को यह सब दिखाई नहीं देता। और मजे की बात यह कि कांग्रेस ने तौकीर रज़ा के साथ अलायंस कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस तौकीर रज़ा को अच्छी तरह जानती है, अलायंस कर पहले भी हुआ है। मैं 2006 की आपको बात बताता हूं। 2006 में तौकीर रज़ा ने ऐलान किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का जो सिर काटकर लाएगा उसे 25 करोड़ का इनाम देगा। उनके बयान से देश की बड़ी बदनामी हुई थी। लेकिन 3 साल बाद 2009 में दिग्विजय सिंह तौकीर रज़ा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में अलायंस का ऐलान होना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रज़ा के बयान पर इतने सवाल पूछे गए कि उनसे जवाब देते नहीं बना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर भागना पड़ा। अब एक बार फिर उन्हीं तौकीर रज़ा से सपोर्ट लेने के चक्कर में कांग्रेस घिर गई है। कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी ने तौकीर रज़ा के मुद्दे पर कांग्रेस और नाहिद हसन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा। आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों, गुंडों, माफिया और दंगाइयों को प्रोटेक्ट करने और राजनीति में आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उन उम्मीदवारों की लिस्ट गिनाई जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछे। नाहिद हसन पर कैराना में हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर करने का इल्जाम है। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन पुलिस ने नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में पकड़कर जेल भेज दिया। नाहिद हसन को अदालत ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अब समाजवादी पार्टी नाहिद हसन की जगह उनकी बहन को टिकट देगी। इसीलिए संबित पात्रा ने आज पूछा, क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं? समाजवादी पार्टी को क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही क्यों मिलते हैं? नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा। सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं। किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था,
गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। कैराना से नाहिद हसन के अलावा समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को मेरठ शहर से उम्मीदवार बनाया है। किठौर से शाहिद मंजूर को टिकट दिया है। धौलाना से असलम चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन सारे उम्मीदवारों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। लेकिन आज चर्चा नाहिद हसन की हुई क्योंकि नाहिद हसन पर कैराना में हिंदुओं को घर बार छोड़ने पर मजबूर करने का इल्जाम लगाया गया। संबित पात्रा के अलावा इस मुद्दे पर आज यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल भी बोले। ब्रिजलाल अब बीजेपी में हैं और उन्होंने आज नाहिद हसन की पूरी हिस्ट्री शीट बताई। नाहिद हसन जो कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार रहा है, जो फुरकान, मुकीम काला, वसीम काला जैसे गुंडे थे, उनको पालने वाला था, जिन्होंने 10 अगस्त 2014 को वहां पर 3 व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या की थी। 2 लोहा व्यापारियों ने रंगदारी नहीं दिया तो शिव कुमार शंकर उनके भाई राजेंद्र लोहा व्यापारी की हत्या कर दी और उसी तरह इन्होंने भरे बाजार में विनोद कुमार संगल की हत्या कर दी, जिससे कैराना से पलायन हो गया। वहां पेट्रोल पंप बंद हो गया, सिनेमा हॉल बंद हो गया। ऐसे को माननीय अखिलेश यादव जी अपने पार्टी का टिकट दे दें। अब इसकी दूसरी साइड भी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव आज जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे राजनीति के अपराधीकरण पर सवाल पूछे गए। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट देने पर उनसे जवाब मांगा गया। अखिलेश यादव आज आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर प्रेस के सामने आए थे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, सैकड़ों फर्जी केस दर्ज किए गए। अब उन्हीं मुकदमों का हवाला देकर नेताओं को अपराधी बताने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा चाहे नाहिद हसन का मामला हो, आजम खान के खिलाफ केस हो या फिर अब्दुल्ला आजम को जेल भेजने का मुकदमा हो, सारे फर्जी मामले हैं। अखिलेश ने कहा अगर इस तरह के मुकदमों के आधार पर नेताओं को अपराधी घोषित करने लगे तो योगी आदित्यनाथ भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि योगी के खिलाफ भी दर्जनों केस हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। अखिलेश यादव ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमों को फर्जी बताया, लेकिन फॉर्मर डीजीपी ब्रिजलाल ने समाजवादी पार्टी के उन सारे उम्मीदवारों का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया जिनका पूरा रिकॉर्ड थानों में है। ब्रिजलाल ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी अदालत ने रद्द की है। अदालत ने बिना सबूत के फैसला तो नहीं दिया होगा। ब्रिजलाल ने कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों के सरदार हैं, इसलिए सबका बचाव करते हैं। अखिलेश यादव जी प्रेस कर रहे थे और उनके बगल में बैठे थे अब्दुल्ला आजम, जो फ्रॉड के मामले में कोर्ट ने उनका विधायकी की सीट उनसे खाली करवा ली और आज 43 मुकदमों के आरोपी अब्दुल्ला आजम भी उनके पास बैठे दिखाई। ये विधानसभा में जाएंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसका जवाब उनके पास होगा, क्योंकि वही इनके सरगना है। अब तो सहारनपुर दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड मोहर्रम अली पप्पू को भी शामिल कर लिया है। ये वही पप्पू है
जिसने सिखों के गुरुद्वारे जलाए थे, वहां दुकानें लूटी थी, दंगा हुआ था। आज यूपी के चुनाव के जितने अपराधों का जिक्र हुआ उनमें से सभी के सब मुस्लिम्स हैं, इसलिए यह रंग दिखाई दिया। मैं कहूंगा कि वैसे तो यूपी के चुनाव में कांग्रेस मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही, समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, लेकिन मुस्लिम वोटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दावेदारी बराबर की है। मजे की बात यह कि इस बार यूपी के चुनाव में अखिलेश और प्रियंका दोनों अब तक मुसलमानों का नाम लेने से बचते रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मुसलमानों के पिछड़ेपन की, उनके दुख दर्द की ज्यादा बात नहीं की। दोनों को लगता है उन्होंने मुसलमानों की ज्यादा बात की, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की तो बीजेपी इस इशू बनाएगी, इसका फायदा उठाएगी। इसलिए अखिलेश और प्रियंका अपनी अपनी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मानते हैं कि योगी को मुसलमान वोट नहीं देंगे। अब इन दोनों में बड़ा सेक्युलर कौन है, यह साबित करने की कोशिश है। इसी फेर में कांग्रेस तौकीर रजा के चक्कर में पड़ गई। अखिलेश अब तक एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, लेकिन आज उन्होंने नाहिद हसन और अब्दुल आजम की खुलकर वकालत की। वो भी जानते हैं कि इससे ज्यादा दिन बचा नहीं जा सकता था, लेकिन तो भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जो कुछ करो चुपचाप करो। जैसे बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने कहा था चुप्पे चाप कमल छाप, अब अखिलेश का मुसलमानों को मैसेज है चुपचाप साइकिल छाप, और बाकी चुनाव के बाद। वैसे चुनावी माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को अपना एक तरह से राजनीतिक दुश्मन मान लिया है। मामला कोई भी हो, जगह कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, कांग्रेस के नेता सीधे मोदी को निशाना बनाते हैं और समाजवादी पार्टी योगी को। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग कांग्रेस उम्मीदवार के पहनावे, उसकी ड्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की हसनियापुर के उम्मीदवार को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछता कि वो क्या पहनते हैं। असल में हुआ यह कि कांग्रेस ने यूपी की हसनापुर सीट से अर्चना गौतम को टिकट दिया है। अर्चना गौतम एक मॉडल रही हैं, एक्टिंग भी करती हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाती हैं। जिस दिन से कांग्रेस ने हसनापुर सीट से अर्चना गौतम को टिकट दिया, उस दिन से उनके कपड़ों को लेकर, उनके वीडियोस को लेकर, उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, उनकी तरह तरह की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। इसी को लेकर आज प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो प्रियंका ने इस पूरे विवाद में प्रधानमंत्री मोदी को घसीट लिया। जिस तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है उन पर कि कैसे कपड़े पहनती हैं, कि उन्होंने कब बिकिनी पहनी, और जिस तरह के सवाल मीडिया उनसे कर रही है कि आपसे अगर कोई शादी करना चाहे तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल। आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे नहीं करेंगे, या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते। आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ, कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। ये सही है कि कौन क्या पहनता है, किस बैकग्राउंड से आता है, इसको लेकर पर्सनल कमेंट करना ठीक नहीं है। लड़कियों को, महिलाओं को ट्रोल करना, उनकी इंसल्ट करना, उनके बारे में तरह तरह की बातें कहना, ये सही नहीं है। और प्रियंका गांधी की बात भी सही है कि आमतौर पर पुरुषों से इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते और न उन्हें इस तरह से ट्रोल किया जाता है। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर प्रियंका साथ में यह भी कहती कोई राहुल से क्यों नहीं पूछता कि वो क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो शायद बात समझ में आती। लेकिन प्रियंका ने सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम लिया। इससे ऐसे लगा जैसे हर मुद्दे पर, हर सवाल पर कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में सिर्फ मोदी घूमते रहते हैं। और इसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के एक और नेता ने मोदी को मारने की बात कही। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कैसे सुनाई दे रहे हैं कि वो चाहें तो मोदी को पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं,
यह वीडियो भंडारा जिले के गांव का है, जिसमें नाना पटोले गांव के लोगों से बात करते दिख रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले के खिलाफ प्रदर्शन किया। नागपुर में एक बीजेपी नेता ने नाना पटोले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के कई नेताओं ने नाना पटोले की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बीजेपी के नेताओं की बात और नाना पटोले की सफाई सुनवाऊं, उससे पहले वो वीडियो दिखाता हूं जिसको लेकर इतना विवाद हुआ। मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार करून टाकते नेते लोक. त्या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करून टाकते. मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही केली. लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो. मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला. नाना पटोले के इस बयान से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। महाराष्ट्र के तमाम शहरों में प्रोटेस्ट हुए। नाना पटोले के घर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी नाना पटोले के खिलाफ एक्शन की मांग की। नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। गडकरी ने कहा कि वो पुलिस प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि पटोले पर एफआईआर दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी की जाए। देवेंद्र फडणवीस ने भी नाना पटोले के खिलाफ एक्शन की मांग की। नाना पटोले को यह समझना चाहिए कि केवल शारीरिक ऊंचाई बढ़ने से कोई नेता नहीं होता, बौद्धिक ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। बहुत छोटी बुद्धि की बात उन्होंने की है और मुझे लगता है ये कांग्रेस की नीति है। कहीं पंजाब में पीएम साहब की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो कहीं महाराष्ट्र में उनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम पीएम साहब को मार सकते हैं। इससे कितना पीएम साहब के बारे में उनके मन में क्या भाव है ये भी ध्यान में आता है। मुझे लगता है कांग्रेस की पॉलिसी है और हम तो मांग करते हैं कि नाना पटोले के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को मारने की बात अगर कोई कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किसी ने महाराष्ट्र के सीएम साहब की पत्नी जी को राबड़ी देवी कहा तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। विवाद बढ़ा तो नाना पटोले सफाई देने सामने आए। पटोले ने कहा वो प्रधानमंत्री मोदी के नहीं बल्कि एक लोकल गुंडे की बात कर रहे थे। गांव वाले उससे परेशान है, इसलिए गांव वालों से बात करते हुए उन्होंने कहा था वो मोदी को मार भी सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं। हमारे परिसर में एक गांव गुंड है और वहां के लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे। उस गुंड के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका भी नाम मोदी है। और जो बीजेपी जिस तरह से आकांड कर रही है उसका कोई इस विषय से कोई अर्थ नहीं है। जो लोग मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री रहते हुए चोर बोल सकते हैं, हमें पता है प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ और गांव गुंड के बारे में मैंने किया हूँ। अगर गांव गुंड का बीजेपी समर्थन करती है तो उनका इश्यू है। अब साफ है नाना पटोले को अपनी गलती का एहसास हो गया। यह भी समझ आ गया कि उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हो सकता है अपनी पार्टी से भी डांट पड़ी हो, लेकिन गलती का एहसास होने पर माफी मांगने के बजाय, खेद व्यक्त करने के बजाय नाना पटोले ऐसा एक्सक्यूज लेकर आए जिसने उन्हें हंसी का पात्र बना दिया। यह कहना कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं किसी और मोदी के बारे में कह रहा था, अपने बयान से बचने की ऐसी कोशिश है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। बेहतर होता नाना पटोले थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते और माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इन विवादों से दूर अपने काम में लगे हैं। इस वक्त 5 राज्यों में बीजेपी का कैंपेन सबसे जरूरी है, लेकिन पाबंदियां हैं और मोदी किस अंदाज में कैंपेन कर रहे हैं यह मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि कोरोना की वजह से रैलियां नहीं हो सकती, इसलिए मोदी ने नया तरीका निकाला। आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से फोन पर बात की। वाराणसी के 8 असेंबली सीटों के बूथ अध्यक्षों को फोन लगाया। बूथ अध्यक्षों के साथ मोदी की बात बनारस के 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी। मोदी ने कैंपेन का जो तरीका निकाला है, उन्होंने बीजेपी के वर्कर से भी बात की है, उसका एक अंश मैं आपको सुनाता हूं। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं श्रवण कुमार रावत, बूथ अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल मंडल,
वाराणसी दक्षिणी से बोल रहा हूँ। श्रवण जी जी क्या हाल हो? बाबा के धाम का दर्शन आपने किया? जी हाँ, परिवार समेत बाबा के धाम का दर्शन किया हमने। अच्छा, पहले भी आप तो विश्वनाथ जाते ही होंगे, तो काशी का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जो काशी विश्वनाथ जाता ना हो। तो अभी क्या फर्क महसूस हुआ जब पूरा परिवार गया, तो क्या महसूस हुआ? सर अब तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है सर। पहले तो गलियों से गुजरते थे तो ऐसे ही कंधे छिल जाते थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की से दर्शन का सारा मजा ही खत्म हो जाता था। लगता ही नहीं था कि हम दर्शन करने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं सर। और ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है सर। पर जी ये जो कुछ भी है ना, ये सब बाबा की कृपा है। नहीं सर, आप तो साक्षात बाबा की कृपा के बिना कहाँ कुछ होता है। आप तो सर इतिहास पुरुष हो गए सर। बाबा विश्वनाथ जी के धाम के नव निर्माण के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। और कल मुझे एक आदमी मिला था सर, जिसने श्री विश्वनाथ धाम में श्रमिक के रूप में कार्य किया था, और वो बहुत खुश था, अत्यधिक खुश था। उसकी खुशी देखते बनती थी सर कि आपने जिस तरह से श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए थे और अपनी कुर्सी दूर फेंक कर और उनके साथ बैठे आपने वहां काम करने वाले का इतना ख्याल रखा सर कि वो आपकी तारीफ करते आघाते नहीं है। मोदी ने कार्यकर्ताओं से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की, फिर बनारस में विकास के कामों के बारे में पूछा और इसके बाद चुनाव की बात की। मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि विकास के साथ साथ पार्टी का विस्तार भी जरूरी है। चुनाव का वक्त है, इसलिए कार्यकर्ता अपनी पार्टी की सरकार के काम को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि कोरोना काल में डोर टू डोर कैंपेन ही काम आएगा। हम राजनीति में हैं, चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है। राजनीति के कार्यकर्ता के विकास के लिए एक प्रकार का ये ट्रेनिंग कैंप जैसा भी होता है। चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है। अनेक नए लोगों को घड़ने का एक अवसर मिलता है। अधिकतम लोगों को हम कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, चुनाव तो जीतना वो तो एक विषय होता ही है, लेकिन संगठन का विस्तार भी होना चाहिए और कार्यकर्ता का विकास भी होना चाहिए। ये चुनाव हो कुछ भी हो, लेकिन ये दो मंत्र हमेशा हमें याद रखने चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है, हमें लोगों को उनके एक एक वोट की ताकत भी समझानी है। मैं या योगी जी इतना कुछ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी के लोगों ने अपने वोट का आशीर्वाद हमें दिया है। मुझे विश्वास है कि हमारे कर्मठ, जीवट, समर्पित, संवेदनशील कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब कोरोना के कारण कैंपेन मुश्किल है, पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने रैलियों पर रोक होने के बावजूद कार्यकर्ताओं से मिलने का, बात करने का एक रास्ता निकाल लिया। मोदी ने कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से फोन पर बात करते हैं तो उनमें किस तरह का उत्साह आता होगा, किस तरह का जोश वो भरते होंगे। लोगों को वाकई में लगता होगा कि पार्टी के सबसे बड़े नेता ने हमें उत्साहित किया। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चुनाव के मैदान से। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अभी भी बताया कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल होंगी। अपर्णा यादव कल 10 बजे दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगी। अपर्णा यादव ने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था और वो रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, क्या खबर है, क्या डिटेल्स आप बता सकते हैं इसके बारे में? रजत जी, अब से कुछ देर पहले हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप सीक्रेट सूत्र हैं, उनका कहना है कि कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो टॉप लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार दिल्ली में मैराथन मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव की बैठकें कर रहे हैं। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग हो सकती है। जब से ये खबर रजत जी सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जिसमें मंत्री
भी 3 शामिल थे, 8 विधायक शामिल थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तब से ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ा डेंट कर सकती है समाजवादी पार्टी में, लेकिन वो एमएलसी ना होंगे, ना वो विधायक होंगे, बल्कि वो मुलायम सिंह यादव की अगर छोटी बहू होंगी तो ये सीधा कहा जा सकता है कि कुंबे में एक तरीके की ये बड़ी सेंध होगी। और कल सुबह 10 बजे का सबको इंतजार करना पड़ेगा जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। तो ये अपने आप में जो डेंट होगा, ये काफी हद तक मनोवैज्ञानिक डेंट होगा समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रजत जी, ये विशाल प्रताप सिंह, आपने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, प्रतीक यादव की वाइफ हैं, सोशल इश्यूज पर खुलकर बोलती हैं। पिछले चुनाव में वो लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी और उस वक्त वो रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अगर इस बार अपर्णा यादव बीजेपी के साथ जाती हैं तो अखिलेश यादव के लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। हालांकि आज उन्हें मनाने की कोशिश हुई। अपर्णा के भाई ने शिवपाल यादव से मुलाकात की, लेकिन लगता है बात बनी नहीं। अब एक सवाल है कि बीजेपी अपर्णा यादव को किस सीट से टिकट देगी, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी इस बार लखनऊ कैंट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने जेपी नड्डा को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी का यह नियम है कि परिवार के किसी एक सदस्य को टिकट दी जाए तो मैं अपनी पार्लियामेंट की सीट छोड़ने को तैयार हूं। रीता बहुगुणा जोशी ने भी कहा कि मेरी उम्र 74 साल की हो चुकी है, अब मैं चुनावी राजनीति से दूर जाना चाहती हूं और मेरे बेटे को टिकट दी जाए। अब रीता बहुगुणा जोशी को और अपर्णा यादव को दोनों को इंतजार रहेगा पार्टी के फैसले का। कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार थोड़ा फीका है, न नेता रैलियां कर पा रहे हैं, न रोड शो कर पा रहे हैं, तो जो जोश है, जो मजा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इलेक्शन के कैंपेन के नए नए इंटरेस्टिंग तरीके खोजे जा रहे हैं। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अब म्यूजिकल कैंपेन किया जा रहा है। तो सभी पार्टियां लोकल आर्टिस्ट से गाने बनवाकर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचा रही हैं और इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों काफी मेहनत कर रही हैं। बीजेपी के लिए भोजपुरी फिल्मों के स्टार निरहुआ अपनी आवाज के जरिए प्रचार कर रहे हैं। निरहुआ भी 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर आजमगढ़ से लड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव से हार गए थे। अब वो गाने के जरिए अखिलेश को हराने की अपील कर रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी के एमपी रवि किशन भी यूपी में सब्बा नाम के एक गाने को लेकर आए हैं। रवि किशन के गाने का अंदाज भी जरा आप देख लीजिए। रवि किशन के वीडियो के जवाब में नेहा राठौर नाम की भोजपुरी सिंगर ने यूपी में काबा इस नाम से गाना बनाया। इस गाने में योगी सरकार पर सवाल उठाए गए और जब गाने पर विवाद हुआ तो नेहा ने कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के चुनाव के दौरान भी गाना बनाया था। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत को प्रमोशन के मामले में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश के समर्थक अपने गानों में 400 पार की बात करते हैं। और अब आपको कांग्रेस के गाने की झलक दिखाता हूं। कांग्रेस का गाना प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं के इर्द गिर्द बनाया गया है। पंजाब से आज एक बड़ी खबर यह आई कि आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के यहां ईडी की रेड हुई। गैर कानूनी माइनिंग के केस में चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए। यह केस पंजाब पुलिस ने 2018 में दर्ज किया था। छापेमारी में ईडी को कुल 6 करोड़ रुपए कैश मिले। इसमें से 4 करोड़ रुपए भूपिंदर सिंह हनी के मोहाली के घर से बरामद हुए। हालांकि चन्नी ने कहा इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इसका मुकाबला सियासी तौर पर करेंगे। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2018 की 17-18 की कोई एफआईआर को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है। हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह
हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। चन्नी के रिश्तेदार के यहां चापी की खबर आई तो केजरीवाल ने तुरंत कांग्रेस पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा चीफ मिनिस्टर का पूरा परिवार इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है, पंजाब की जनता को सच पता लगना चाहिए। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े बड़े रेता माफिया के लोग बैठे हैं जिनको चन्नी साहब खुद संरक्षण देते थे, नहीं तो चन्नी साहब ने उनको क्यों नहीं निकाला, उनको अपनी कैबिनेट में क्यों रखा। चुनाव के मैदान से एक और बड़ी खबर यह कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट पर राय देने के लिए जो 21,54,000 कॉल्स आई थी उनमें से 93% 93% भगवंत मान के पक्ष में थी। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए हालांकि बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने भगवंत मान को मजबूरी में चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनाया है। अब जब भगवंत मान नशा मुक्त पंजाब बनाने का दावा करेंगे तो लोग हंसेंगे। अरविंद केजरीवाल चाहते तो नहीं थे उसको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना, लेकिन मजबूरीवश उसको पेश करना पड़ा। लेकिन भगवंत मान एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे नौटंकीबाज भी हो सकते हैं, हंसाने के भी काम आ सकते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार चलाना एक सीरियस इशू है। 4 लाख करोड़ के कर्जे में से पंजाब को निकालना, नशा मुक्त पंजाब को कराना, ये सबसे बड़ा मजाकिया सवाल होगा। अगर ये कहा जाए कि भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह होगा उनके ऊपर, जो लोकसभा के अंदर भी जिस तरह का व्यवहार उनका नशे को लेकर रहा और जिस तरह से वो दारू पीकर ही लोकसभा में, माफी चाहता हूँ, विधानसभा नहीं लोकसभा में पहुंच जाते थे। भगवंत मान के कई बार नशे में झूम से वीडियोस वायरल हुए हैं और वो जानते हैं उन्हें ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उनके जवाब तैयार हैं। आपके इमेज को लेके पार्टी को भी डर था और विपक्षी पार्टी क्या उसको भुना सकती है, खासकर शराब को लेके जो एलिगेशंस आपके ऊपर में लगता है? वो तो खत्म हो चुके हैं सर। उसके बाद तो इलेक्शन हो चुके हैं, लाखों की गिनती में लोगों ने मेरे पे विश्वास करके मुझे दोबारा जो है पार्लियामेंट भेजा। उनके पास और कुछ है नहीं। सीएम कैंडिडेट अभी तक तो वो हम पर इल्जाम लगाते थे, कौन है जी इनका इंजन, सिर्फ डब्बे हैं, इंजन कहाँ है, इंजन कहाँ है। अब दे दिया जी इंजन हमने, तो ठीक है ना। तो वो अपना बताएं कांग्रेस वाले, वो कह रहे हमारे 3 इंजन होंगे, लेकिन तीनों एक दूसरे के गलत ट्रैक पर हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं तीनों। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम पहली पार्टी होगी जो सीएम का चेहरा भी देगी और सीएम चेहरे से लड़ेगी। मान साहब, एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये है कि जिन किसान संगठनों का आप लोगों ने बहुत दिनों से मदद की, 1 साल से, वो अब खुद चुनाव में है। नई पार्टी है, उनकी शुभकामनाएं। चुनाव चिन्ह भी अभी नहीं मिला, लेकिन लोग सब जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मन बना रखा है आम आदमी पार्टी का। तो मेरे ख्याल में नहीं ऐसा होगा कि हमें कोई इसका नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान का नाम डिक्लेयर किया तो इससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। अकाली दल में तय है सुखबीर बादल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी और अमरिंदर के अलायंस में अमरिंदर सिंह का नाम आगे है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से चन्नी और सिद्धू मुख्यमंत्री के दावेदार बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस कोई एक नाम डिक्लेयर नहीं कर पाएगी और बाकी पार्टियां इसे इशू बनाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।